एपिसोड 523 डीएनए रिपोर्ट। राजलक्ष्मी फटी हुई आंखें से अनिका को देखती रही। कभी अनिका को देखती तो कभी अपने हाथ में पकड़ी हुई प्लास्टिक बैग की ओर देखती। राजलक्ष्मी कुछ ज़्यादा सोचना या समझना नहीं चाहती थी। वह जल्द से जल्द सौंपा गया काम पूरा करके अनिका को रिपोर्ट थमा देना चाहती थी। राजलक्ष्मी अलेक्जेंडर का डीएनए सैंपल अपने साथ लेकर लेबोरेटरी चली गई। मारवा हाउस में जब डॉक्टर ने दादी माँ को चेकअप करने के बाद यह कहा कि उन्हें कुछ दिन आराम करने की ज़रूरत है तो घर के सभी लोगों ने चैन की सांस ली। रोहित ने दादी माँ को नींद की गोली देकर अपने कमरे में सुला दिया। जब रोहित को इस बात का एहसास हो गया कि दादी माँ की हालत अब काफ़ी बेहतर थी तो वह फिर से अलेक्जेंडर को मिलने नीचे चला गया। रोहित ने अपने आदमियों को इंस्ट्रक्शन दिए थे कि अलेक्जेंडर को एक अलग कमरे में बिठाया जाए जहां फैमिली के लोगों की उस पर नज़र ना पड़े। जब रोहित उस कमरे के पास पहुंचा तो कमरे के अंदर से अलेक्जेंडर के रोने की आवाज़ रोहित की कानों पर पड़ी। रोहित ने जब अलेक्जेंडर को देखा तो वह कुछ देर तक देखता ही रह गया। रोहित की बचपन की तस्वीर हूबहू उस बच्चे से मिलती थी। अलेक्जेंडर के बाल जरूर घुंघरेले थे मगर उसकी आंखें, उसके होंठ और उसका नक्शा बिल्कुल रोहित के बचपन से मिलता था। मगर रोहित इस वक्त यह देखकर हैरान था कि अलेक्जेंडर जोर जोर से आंसू बहा रहा था। वह अपने पांव पटककर अपने सामने खड़े नौकर से कह रहा था। रोहित ने देखा कि नौकर ने अलेक्जेंडर के सामने फ्राइड चिकन रखा हुआ था जिसे देखकर अलेक्जेंडर जोर जोर से रो रहा था। अलेक्जेंडर ने नौकर से कहा, तुम लोगों को शर्म नहीं आती? एक छोटी सी जान को इस तरह मारकर खाते हो? अलेक्जेंडर की उस बच्चे की चीख सुनकर वह नौकर वहीं खड़ा खड़ा कांपने लगा। अलेक्जेंडर ने बाहर सिक्योरिटी गार्ड के साथ क्या किया था, यह खबर घर के अंदर नौकरों तक पहुंच चुकी थी। अलेक्जेंडर के सामने खड़ा नौकर समझ नहीं पा रहा था कि वह अलेक्जेंडर को कैसे शांत करे। उसने उसे समझाते हुए कहा, बाबा आप रोइए मत, आपको जो चाहिए वह मैं लाकर दे दूंगा। अगर आपको चिकन पसंद नहीं है तो आप जो कहेंगे वह बनवा कर आपके लिए अभी ले आऊँगा। क्या आपको फिश पसंद है? नौकर के मुंह से यह सुनकर उस बच्चे के अपने रोने की आवाज़ और ज़्यादा तेज हो गई। नौकर ने तुरंत अपनी बात बदलते हुए अलेक्जेंडर से कहा, ठीक है, अगर आपको फिश पसंद नहीं है तो मैं आपके लिए मटन बनवा दूँ। यह सुनकर अलेक्जेंडर ने अपनी रोने की आवाज़ और ज़्यादा तेज कर दी। नौकर को समझ नहीं आ रहा था कि वह आखिर करे तो क्या करे। नौकर को लग रहा था कि अलेक्जेंडर शायद उन बच्चों में से है जिन्हें खाने पीने की ख्वाहिश पूरी करने की किसी की बस की बात नहीं थी। नौकर बस एक बार जानना चाहता था कि अलेक्जेंडर को क्या पसंद था। कुछ देर बाद अपनी रोने की आवाज़ धीमी करते हुए अलेक्जेंडर ने सामने खड़े नौकर से कहा, क्या आप लोग बर्ड्स और एनिमल के अलावा और कुछ खाते नहीं हो? कितने प्यारे जानवर होते हैं, इन लोगों को मारकर खाने से आपको क्या मिलता है? अलेक्जेंडर गहरी सिसकियाँ लेते हुए नौकर से यह बात कर रहा था। तब जाकर नौकर ने अपने माथे पर हाथ रखकर कहा, मुझे माफ़ कर देना, मुझे तो पता ही नहीं था कि आप वेजिटेरियन हो। नौकर ने यह सोचा था कि अलेक्जेंडर विदेश से आया है तो शायद नॉनवेज खाना ही खाता होगा। उसने कभी सोचा नहीं था कि एक गोरे फिरंगे जैसे लगने वाला यह बच्चा शाकाहारी हो सकता था। नौकर ने तुरंत फ्राइड चिकन की प्लेट अलेक्जेंडर के सामने से हटा दिया। अलेक्जेंडर से पूछा, बस इतनी सी बात है, मुझे माफ़ करना, मुझे पता नहीं था कि आप नॉन वेजिटेरियन नहीं खाते हो बाबा। कोई बात नहीं, अभी आपके लिए चीज़ पास्ता बनवाकर लाता हूँ। इस बात पर अलेक्जेंडर ने अपना पाँव जोर से जमीन पर पटकते हुए कहा,
किसने कहा कि मैं नॉन वेजिटेरियन नहीं खाता? और यह पिज़्ज़ा पास्ता कोई खाने पीने की चीज़ है? इसमें न्यूट्रिएंट्स नहीं होते हैं। क्या तुम्हें इतना भी नहीं पता? एलेक्जेंडर की बात सुनकर अब नौकर को धीरे धीरे चक्कर आने लगा था। सामने रखी नॉन वेजिटेरियन चीज़ें एलेक्जेंडर उठा नहीं रहा था, मगर यह भी कह रहा था कि वह नॉन वेजिटेरियन खाना खाता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस बच्चे के साथ किस तरह डील किया जाए। नौकर ने अटकती हुई आवाज़ में एलेक्जेंडर से पूछा, बाबा, आप ही बताइए कि आप क्या खाना चाहते हैं? आप फिक्र मत कीजिए, आप जो भी कहेंगे वह जल्द से जल्द आपके सामने परोस दिए जाएंगे। आप जानते नहीं आप इस वक्त कहाँ बैठे हैं। आप जो चीज़ भी ऑर्डर करेंगे वह दुनिया के किसी भी कोने से हेलीकॉप्टर के जरिए कुछ ही घंटों में आपके सामने पेश कर दी जाएगी। बस आपको हुक्म करना है। नौकर की आवाज़ सुनकर एलेक्जेंडर ने अपने दोनों हाथ अपनी कमर पर रखे और अपनी आंखें छोटी करके नौकर को देखने लगा। कुछ देर अपने मन में कुछ सोचने के बाद एलेक्जेंडर ने नौकर से कहा, ठीक है, अगर तुम मुझे नॉनवेज खाना ही खिलाना चाहते हो तो एक काम करो, जंगल से जाकर शेर को पकड़ के लेके आओ, या फिर एक काम करो, किसी नदी में जाकर किसी मगरमच्छ को पकड़ कर लेकर आओ। गजब मजाक है। एलेक्जेंडर की डिमांड सुनकर नौकर के हाथ पांव ढीले पड़ गए। जब एलेक्जेंडर ने नौकर को कांपते हुए देखा तब नौकर को डांट लगाते हुए एलेक्जेंडर ने कहा, अगर लड़ना ही चाहते हो तो ताकतवर के साथ लड़ना सीखो। कमजोर पशु पक्षियों को मारकर अपने आप को ताकतवर मत समझो। नौकर को समझ नहीं आ रहा था कि वह उस बच्चे की जिद के आगे और कितनी देर टिक सकता है। जब रोहित को इस बात का एहसास हो गया कि अब एलेक्जेंडर के साथ डील करना नौकर के बस की बात नहीं थी, तो वह धीरे से कमरे के अंदर दाखिल हुआ। जैसे ही नौकर ने रोहित को आते हुए देखा, नौकर सर झुकाकर कमरे से बाहर निकल गया। रोहित धीरे से चलकर एलेक्जेंडर के पास आकर खड़ा हो गया। एलेक्जेंडर अपनी चेयर पर बैठा रोहित को बड़े ही ध्यान से देखने लगा था। रोहित धीरे से एलेक्जेंडर के सामने पड़ी चेयर पर आकर बैठ गया। कुछ देर तक एलेक्जेंडर और रोहित एक दूसरे को बड़े ही ध्यान से देखने लगे। रोहित को एलेक्जेंडर में अपना बचपन नजर आ रहा था, जबकि एलेक्जेंडर जिसने रोहित की तस्वीर पहले देख रखी थी, वह यह कंफर्म करना चाहता था कि उसके सामने जो आदमी बैठा था उसकी शक्ल उस तस्वीर से मैच हो रही थी या नहीं। एलेक्जेंडर जब दिल्ली आने के लिए निकला था तब उसे रोहित की तस्वीर दिखाई गई थी, मगर कहीं न कहीं रोहित की ओर देखकर एलेक्जेंडर को यह महसूस हो रहा था कि रोहित की पर्सनैलिटी तस्वीर से कोई ज़्यादा रियल लाइफ में अच्छी थी। रोहित को देखते हुए एलेक्जेंडर कंटिन्यूसली अपना एक पांव जमीन पर पटक रहा था। एलेक्जेंडर उन बच्चों में से था जो कभी भी एक जगह पर शांत नहीं बैठ सकते थे, मगर यह जगह उसके लिए काफ़ी अजनबी थी और उसे ज़बरदस्ती उस जगह पर बिठाया गया था। मगर एलेक्जेंडर के मन में बहुत सी बातें एक साथ चल रही थी, जिसकी वजह से वह अपने बॉडी मूवमेंट पर कंट्रोल नहीं कर रहा था। रोहित को कुछ देर अच्छी तरह से देखने के बाद एलेक्जेंडर ने रोहित से पूछा कि तुम मेरे पापा हो? रोहित ने अपनी दोनों आईब्रो ऊपर चढ़ाते हुए एलेक्जेंडर को धीमी आवाज में जवाब देते हुए कहा, लगता तो ऐसा ही है। रोहित के कहने का यह मतलब था कि एलेक्जेंडर की शक्ल हुबहू रोहित के बचपन के चेहरे से मिलती थी, इसलिए इस बात पर ज़्यादा शक नहीं किया जा सकता था कि एलेक्जेंडर रोहित का ही बेटा था। कुछ देर बाद एलेक्जेंडर ने अपने होंठ चबाते हुए रोहित से कहा, अगर तुम मेरे पापा हो तो अभी इसी वक्त 100 बार मुझे पापा कहकर बुलाओ। एलेक्जेंडर की ऐसी बेतुकी बात सुनकर रोहित चौंक गया। रोहित समझ नहीं पा रहा था कि यह किस तरह की डिमांड थी। ऐसी जिद कभी किसी बच्चे ने नहीं की होगी। रोहित ने
एलेक्जेंडर से पूछा, और मैं तुम्हें पापा क्यों बुलाऊं? एलेक्जेंडर रोहित की बात सुनते ही अपनी जगह से खड़ा हो गया और रोहित के पास जाकर अपने अपने हाथ हिला हिलाकर रोहित को कहने लगा, जब बच्चे छोटे होते हैं तब उन्हें बोलने नहीं आता, तब उनके मम्मी पापा बार बार उन्हें बोलकर समझाते हैं कि किसे मम्मी कहना है और किसे पापा कहना है। जब छोटे बच्चे को गोद में लेकर उसे पापा शब्द बोलना सिखाया जाता है तो पापा को उस बच्चे की ओर देखकर कई बार पापा बोलना पड़ता है। अब मेरे बचपन में तो आप मेरे साथ नहीं थे, तो मैंने यह चांस मिस कर दिया, मगर आज अगर आप मेरे सामने हो तो आप मुझे पापा बुलाकर मेरी बचपन की अधूरी ख्वाहिश पूरी कर सकते हो। एलेक्जेंडर की बातचीत जितनी बेतुकी थी उतना ही लॉजिक भी था। रोहित ने कभी इस तरह का बच्चा कभी नहीं देखा था। एलेक्जेंडर की आंखें में शरारत थी, मगर होठों पर कहीं न कहीं सच्चाई भी थी। हालांकि रोहित उसे इस तरह से नहीं बुलाने वाला था। रोहित के पास एलेक्जेंडर की इस फरमाइश को ठुकराने के लिए कोई कारण नहीं था। कुछ देर सोचने के बाद रोहित ने एलेक्जेंडर को जवाब देते हुए कहा, मैं मानता हूँ कि ज़्यादातर बच्चों को इसी तरह बोलना सिखाया जाता है, मगर तुम्हें यह जानकर खुशी होगी कि तुम्हारा भाई आर्यन बहुत जल्दी अब सब कुछ सीख गया था। उसे इस तरह से बोलना सिखाना नहीं पड़ा था और मुझे उम्मीद है कि तुम भी तुम्हारे भाई आर्यन की तरह होशियार और इंटेलिजेंट हो। रोहित की बात सुनकर अचानक ही एलेक्जेंडर के चेहरे के हाव भाव बदल गए। एलेक्जेंडर को अचानक ही किसी और बच्चे के साथ कंपेयर किया जा रहा था। एलेक्जेंडर को हमेशा ही जीतने का आदत था। वह किसी के सामने कम दिखना नहीं चाहता था, इसलिए बड़े ही एटीट्यूड के साथ अपने दोनों हाथ कमर पर रखकर एलेक्जेंडर ने रोहित से कहा, मेरा कोई भाई नहीं है और वह जो कोई भी बच्चा है, मैं उससे कहीं ज़्यादा स्मार्ट और इंटेलिजेंट हूँ। एलेक्जेंडर की बात सुनकर रोहित के दिल की धड़कन तेज होने लगी थी। रोहित बार बार मन ही मन यह सोचने लगा था कि अगर डीएनए टेस्ट रिपोर्ट में यह पता चलता है कि एलेक्जेंडर अनिका का बेटा नहीं है, तो आने वाली ज़िंदगी में उसके लिए मुसीबतें कितनी बड़ी थी। ऐसा नहीं लगता था कि रिया और आर्यन के साथ एलेक्जेंडर की बनेगी। हो सकता है कि एलेक्जेंडर के ऐसे स्वभाव को देखकर अनिका भी उससे नफरत करने लगे। ऐसी सिचुएशन में रोहित का क्या होगा, यह सोच सोचकर रोहित को पसीने छूटने लगे थे। तभी एक नौकर ने एक प्लेट में एक बड़ी सी केक सजाकर एलेक्जेंडर के ठीक सामने टेबल पर रखी। नौकर के जाने के बाद रोहित ने एलेक्जेंडर को इशारा करते हुए कहा, लो यह केक खा लो, तब तक तुम्हारे लिए वेजिटेरियन खाना बनवाया जा रहा है। अपने सामने पड़ी केक को देखते ही एलेक्जेंडर के चेहरे से एरोगेंस गायब हो गई। एलेक्जेंडर की आंखें अचानक ही अपनी उम्र के दूसरे बच्चों की तरह चमकने लगी। वह केक की ओर जाकर चम्मच से फटाफट केक खाने लगा। इस बार एलेक्जेंडर को देखकर ऐसा लग रहा था कि वह सचमुच एक छोटा बच्चा था। केक उसके सारे मुंह पर धीरे धीरे फैलने लगी थी। कुछ ही देर पहले जो बच्चा इतनी रौब से बात कर रहा था, वही बच्चा केक देखते ही बिल्कुल बच्चों की तरह केक पर टूट पड़ा था। रोहित को एलेक्जेंडर की इस तरह खाते हुए देखकर कहीं न कहीं एलेक्जेंडर के साथ एक इमोशनल कनेक्ट होने लगा था। रोहित इस वक्त अपनी ही सिचुएशन समझ नहीं पा रहा था। एक तरफ एलेक्जेंडर को देखते ही रोहित को उससे लगाव होने लगा था और दूसरी तरफ एलेक्जेंडर का स्वभाव और बर्ताव देखकर रोहित यह मानने के लिए तैयार नहीं था कि एलेक्जेंडर रिया और आर्यन का भाई हो सकता है। रोहित को अब बस बेसब्री से अनिका के डीएनए टेस्ट रिपोर्ट का इंतजार था। कुछ देर बाद जब एलेक्जेंडर ने पूरी
केक ख़त्म कर ली तो रोहित ने टिश्यू पेपर से एलेक्जेंडर का मुंह पोंछने की कोशिश की, मगर एलेक्जेंडर ने रोहित का हाथ बीच में ही रोक लिया और टिश्यू पेपर अपने हाथ में लेकर अपना मुंह पोंछने लगा। मुंह पोंछते हुए एलेक्जेंडर बड़ी बड़ी आंखों से रोहित को घूर रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे मन ही मन एलेक्जेंडर रोहित को बड़ी बड़ी धमकियां दे रहा था। तभी अचानक रोहित का फोन बजने लगा। रोहित ने देखा कि अनिका उसे कॉल कर रही थी। रोहित ने तुरंत कॉल कनेक्ट करते हुए अनिका से पूछा, क्या हुआ, डीएनए रिपोर्ट आ गई क्या? अनिका ने जवाब देते हुए कहा, हाँ। रोहित ने गहरी सांस लेते हुए अनिका से पूछा, क्या उसकी डीएनए रिपोर्ट मैच हो रही है? कुछ देर फोन पर खामोश रहने के बाद अनिका ने कहा, मैं उस बच्चे से मिलना चाहती हूँ। मैं तुम्हारे घर आ रही हूँ। तो इसका आगे हुआ क्या, नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।